हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सुभाष राजपूत। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आगे जानेंगे। ये इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई ये जाना था, फ्रांस की क्रांति और इसके प्रभाव, नेपोलियन का उदय और फ्रांस में उसके फायदे नुकसान के बारे में भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद के सहायक तत्व कौन कौन से थे। दूसरा टॉपिक उदारवादी राष्ट्रवाद यानी लिबरल नेशनलिज्म के क्या मायने थे। तीसरा टॉपिक आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या था। फिर हम जानेंगे जालविरा आइन क्या था, ये क्यों बनाया गया, इसके क्या फायदे हुए। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्यों आया, इसकी स्थापना क्यों हुई। और फाइनली जानेंगे वियना की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ हुई, किसके बीच हुई और इस संधि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको ये सारे टॉपिक बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। अंत तक पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सन 1750 से। अब आप बोलेंगे कि पहली वीडियो में तो आप 1815 में नेपोलियन तक निपटाए थे, तो फिर से इतना पीछे क्यों जा रहे हो साहब, आगे पढ़ाओ ना, क्यों हम अपना टाइम पास कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा पिछले वीडियो को रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला वो क्यों फैला और उस समय सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। फिर 1815 के बाद की हिस्ट्री आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ओके, तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के मैप को जब आप देखेंगे तो उसमें वैसी नेशन स्टेट्स नहीं पाओगे जैसे हम आज देखते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह। उस समय यूरोप में निरंकुश राजाओं का शासन चलता था। उनके राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और इन सब लोगों की अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर थे और ये सब अपने को सबसे ऊपर यानी बिग बॉस समझते थे कि भैया मैं सबसे वेल कल्चर्ड और बाकी सब पानी कम। तो हमारे यहाँ कहावत है ना, अपनी ढबली अपना राग। तो बस भैया वैसा ही भयंकर खिचड़ी पका हुआ था यूरोप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था, हेब्सबर्ग साम्राज्य। उसमें 4 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती थी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश और इटालियन। और इसके अलावा वैसे भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती थी और सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर था और सब अब अपने बिग बॉस बने हुए थे। तो किसी के दिमाग में कैसे आएगा कि चलो भैया एक नेशन स्टेट्स बनाते हैं। इनको कोई एक सूत्र में बांधता था, तो वो था वहाँ का महाराजा धीराज, जो खुद महात्याचारी और महापापाचारी हुआ करता था, जिसे हम शॉर्ट में निरंकुश राजा कहते हैं। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि जब सब जगह अंधेर नगरी चौपट राजा था तो ये राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट्स का कीड़ा आया किसके दिमाग में। तो भैया इसका आंसर है यूरोप में क्लास डिवीजन। पहले यूरोप 2 क्लासेस में बटा हुआ था, जब बाद में 3 क्लासेस में बट गया। तो बारी बारी से सारी क्लास डिवीजन के बारे में जान लेते हैं। पहला डिवीजन था अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग, हायर क्लास, राजे महाराजे। अब जानते हैं इस वर्ग की विशेषताएं क्या थी, ये क्या किया करते थे। ये लोग पूरे यूरोप के सबसे शक्तिशाली लोगों में थे, सबसे पावरफुल लोगों में से थे, बोथ पॉलिटिकली एंड सोशली। क्योंकि ये राजा को सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में दिया करते थे, तो राजा भी इनकी बात मानता था। ये चाहे जो करे, किसी को मारे पीटे हल्ला करे, राजा इनको कुछ नहीं कहता था। कहता कैसे, पैसा सबका मुंह बंद कर देता भाई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बोलचाल में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय फ्रेंच लैंग्वेज को रईस लोगों की लैंग्वेज समझा जाता था और ये लोग इसी को बोलने में अपनी शान समझते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। तो ये भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स था। कुलीन वर्ग शहरों में बड़ी हवेलियों में, महलों में रहा करते थे और ग्रामीण इलाकों में इनकी जायदाद जमीन हुआ करती थी जिन पर किसान लोग खेती करते थे। तो भाई लोग आपने देखा फुल ऐश हुआ करती थी इनकी। नंबर 4 है फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिजेस। इन लोगों के परिवार आपस में मैरिज से इंटरकनेक्ट हो रखे थे। भाई रईस लोग अपने जैसे रईस लोगों के बीच में तो शादी करेंगे ना, कोई भूखे लोगों से थोड़ी ना शादी करेंगे। तो इस तरह कोई किसी का जीजा तो कोई किसी का फूफा, ऐसे ही सब चल रहा था और सब लोग एक जैसा कॉमन लाइफस्टाइल फॉलो किया करते थे जिससे सब एक जैसे लगे। यानी रुपए पैसे की तो कोई कमी तो थी नहीं, सब ऐश ही ऐश। स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा तो थे नहीं आबादी के हिसाब से। अब अमीर लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़ी ना होती है, पहले भी नहीं होती थी और अब भी नहीं होती है,
खुद देख लो। अब दूसरी कैटेगरी थी किसान भाइयों की, जिसे ये लोग पीजेंट्री कहते थे। अब इनके बारे में बताने कुछ ज़्यादा तो है नहीं, पता है क्यों? अरे भाई, आज भी किसानों के बारे में ज़्यादा है क्या बताने को, ज़्यादा कुछ थोड़ा ही ना बदला है, फिर भी बता देता हूँ। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन थे, ये लोग बड़ी संख्या में थे। जितनी छोटी पॉपुलेशन रईस लोगों की थी, नोबल्स की थी, उतनी बड़ी संख्या इन किसान भाइयों की थी। दूसरा है कुलीन वर्ग की जमीन बोया करते थे। अपनी लैंड तो थी नहीं इनके पास, तो जो नोबल्स थे उन्हीं की लैंड कल्टीवेट करते थे। अब रईस लोग तो शहरों से आकर खेती करेंगे नहीं, तो ये जो पीजेंट्री क्लास थी ये रईस लोगों की जमीन पर खेती करती थी। उन लोगों की इच्छा होती थी तो इनको लेबर देते थे, नहीं तो जबरदस्ती इनसे बेकार लेते थे। तो सबसे दुखी और त्रस्त वर्ग, परेशान वर्ग अगर कोई था तो वो था किसान वर्ग। सबसे दबा कुचला वर्ग यही था। तो इस तरह पहले सिर्फ ये 2 क्लासेस हुआ करती थी, पर 18th एंड 19th सेंचुरी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नई क्लास का जन्म हुआ। ये क्लास थी मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग। और कौन कौन थे इस क्लास में? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, टीचर, क्लर्क, डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा। अब ये लोग आए कहाँ से? मिडिल क्लास वर्ग के लोग आए कहाँ से भाई? ये लोग आए थे पीजेंट्री क्लास से। औद्योगिक क्रांति से जब पीजेंट्री क्लास से कुछ लोगों को फायदा हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और पढ़ने से क्या फायदा होता है दोस्तों? पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है और वो शोषण को, अपमान को, अन्याय को सहन नहीं करता। फिर इसी एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में आइडिया आया कि एक नेशन स्टेट्स होना चाहिए। हमको अब एक खिचड़ी जैसा देश नहीं चाहिए। कैसा देश चाहिए? जिसका एक कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन और एक कॉमन हिस्ट्री हो, जिसमें सब एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हो। और एक नए आइडिया का जन्म हुआ, लिबरल नेशनलिज्म, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। किसके? उदारवादी राष्ट्रवाद के। नंबर 1 था व्यक्ति के लिए आज़ादी। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से आया है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। अब हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था, बहुत हो चुकी थी गुलामी। कानून के सामने सबकी बराबरी चाहता था, कानून की नज़र में सब बराबर हो। राजशाही, नोबल्स, मिडिल क्लास, किसान, मजदूर, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। भेदभाव अब और नहीं चाहिए था, बहुत हो चुका था भेदभाव। नंबर 3, सबकी सहमति से सरकार बने और सबको मत देने का अधिकार मिले। पहले राजा जो चाहता था वही कानून हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी प्रेजेंटेशन हो, ऐसी सरकार जो सबकी सुने, भेदभाव ना करे, सबको मत देने का अधिकार हो। क्योंकि पहले जो वोट देने का अधिकार किसको होता था? सिर्फ नोबल्स को, जिसके पास जमीन होती थी। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या था? कि सबको वोट देने का अधिकार मिले। नंबर 4, निरंकुश शासक, पादरी वर्ग, नोबल्स के विशेष अधिकार थे, जो प्रिविलेजेस थे, उनकी समाप्ति हो। लोग अब इन दोनों वर्गों से थक चुकी थी, बहुत देख लिया था इनका राज्य, बहुत खून चूस लिया था इन्होंने सबका, अब इनसे आज़ादी दो बस। अब लोग निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा चाहते थे। मिडिल क्लास ने बड़ी मेहनत से सारे इनकम और प्रॉपर्टी बनाई थी। वो चाहता था कि ऐसा कानून बने कि उसकी संपत्ति कोई राजा छीन ना सके, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ करता था, बहुत छीना चपटी हुआ करती थी। जिसके हाथ में पावर होती थी वो दूसरे की प्रॉपर्टी हथिया लेता था। प्रेस की आज़ादी चाहते थे। पहले राजा वही खबरें अखबार में छपने देता था जिससे वो बैड लाइट में ना आए। प्रजा चाहती थी कि प्रेस सेंसरशिप खत्म हो। लोग अब चाहते थे कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद चाहते थे लोग चाहते थे कि व्यापार बेरोक टोक होना चाहिए। कोई ये ना बोले कि यहाँ पे बिजनेस करो, वहाँ पे बिजनेस मत करो, उस बंदे से बिजनेस करो, इससे करो, क्योंकि व्यापारी वही व्यापार करेगा जहाँ उसे 2 रुपए का फायदा हो। बिजनेसमैन फ्री ट्रेड चाहते थे और व्यापार में राज के नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट थे राष्ट्रवाद के। अगर आप पेपर में इस तरह से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जालविराइन। तो इस तरह हमने देखा कि मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास आर्थिक उदारवाद में ये चाहते थे कि सभी ट्रेड बैरियर्स खत्म किए जाए और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन बनाए जाए, यानी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र चाहते थे जिसमें कम से कम ट्रेड बैरियर्स हो। इसकी शुरुआत हुई प्रशा से, जिसमें एक ट्रेड यूनियन बनाया गया जिसे जालविराइन के नाम से जाना गया। 1834 कब? 1834 में प्रशा, जो कि छोटा सा स्टेट था जिसमें बाद में ज़्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए, की पहल पर पहला ट्रेड यूनियन बनाया गया जिसे जालविराइन के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या खासियत थी दोस्तों? इस यूनियन ने शुल्क अवरोधों को खत्म कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया। स्टेट टू स्टेट सामान ले जाने में जो टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, उनको खत्म कर दिया। और राजा को बोला कि महाराज हमें बिजनेस करने दो, जितना टैक्स चाहिए ले लो, पर एक बार ले लो।
और हमें ये मत बताओ कि किससे बिजनेस करना किससे नहीं करना। टोका टाकी नहीं चाहिए, मतलब बिजनेस आसान हो गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। उस एरिया में पहले 30-30 करेंसी हुआ करती थी, उन सबको रिड्यूस करके सिर्फ 2 करेंसी चला दी। बहुत काम कम कर दिया। पहले आधा टाइम तो अलग अलग तरह की करेंसी गिनने में निकल जाता था, और अब जब इकोनॉमी स्ट्रोंग हुई तो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स और तेज हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद, यानी कि न्यू कंजर्वेशन। पहले रूढ़िवाद यानी कंजर्वेशन को समझ लेते हैं। रूढ़िवाद का मतलब है पुरानी सोच, जो कि राष्ट्रवाद के एकदम विपरीत है। रूढ़िवादी लोग चाहते थे कि पुराने राजा महाराजा और पुराना सिस्टम जैसा था वैसा दोबारा आ जाए, और इसी को रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कहा गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि नेशनलिज्म को खत्म करके लोग फिर से रूढ़िवाद लाना चाहते थे? इसका आंसर है 1815 में एक तो नेपोलियन की हार हो गई, दूसरा ट्रीटी ऑफ वियना यानी वियना की जो संधि हुई। तो अब जानते हैं वियना की संधि क्या थी। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन चारों देशों के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे वियना में मिले। वियना कहाँ पता ना आपको? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वहाँ पर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें नेपोलियन ने जो जो सुधार किए थे उनको खत्म कर दिया गया और पुराने सिस्टम को वापस लाया गया। सभी फैसले इस तरह से लिए गए कि फ्रांस को कैसे दबाया जाए और इस तरह से दबाया जाए कि दोबारा खड़ा ही ना हो। तो जानते हैं कि उस संधि में क्या क्या फैसले लिए गए। बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय वहां लुई 16वां का शासन था, पता ना आपको कि भूल गए? वियना ट्रीटी के बाद लुई 18वां को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उसका भी सुपड़ा साफ कर दिया गया। फ्रांस से जीते गए राज्यों को लुटाने को कहा गया कि भाई अब जो जीते गए राज्य थे वो वापस लौटा दो। और किसको लौटाने थे? इन चारों पावर्स को जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। फ्रांस के चारों ओर कई राज्यों की स्थापना की गई। फ्रांस की सीमाओं के चारों ओर ऐसी किलेबंदी की गई जिससे फ्रांस दोबारा किसी और देश पर कब्जा ही ना कर सके। तो पुराने राजतंत्र जो थे, ऑटोक्रेसी थी, उनकी पुनर्स्थापना की गई। जिन राजाओं को नेपोलियन ने हरा दिया था उन राजाओं को उनके राज्य वापस दे दिए गए कि लो आ जाओ दोबारा मैदान में और चूसो दोबारा लोगों का खून, जिससे राष्ट्रवाद का खात्मा हो सके। तो दोस्तों इस तरह खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला मुहावरा दोबारा साबित हो गया। जो नए राजा बने उन्होंने पुरानी तरह से ही राज्य चलाना शुरू कर दिया और एक बार फिर लगने लगा कि इतनी मेहनत जो नेशनलिस्ट ने देशवासियों को एक करने में की थी वो सब बेकार हो गई। पर ऐसा नहीं था, चिंगारी सिर्फ दबी थी, बुझी नहीं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दोबारा नेशनलिज्म की चिंगारी को यूरोप में सुलगाया। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।